जय जिनेंद्र। आज की क्लास में आदि पुराण जी प्रारंभ कर रहे हैं। आदि पुराण जी भाग 2। इसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दी थी। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने आदि पुराण जी लिखा है और ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हम सब लोगों ने 25 अध्याय सर्ग पढ़ लिए थे और 26वें अध्याय से इस दूसरे भाग में है आदि पुराण जी का बहुत अच्छा यह ग्रंथ। और षड्विंशति मतलब षड मतलब होता है 6 और विंशति मतलब होता है 20। तो 20 और 6 26, टोटल 26। तो 26वां यह पर्व यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। चक्रवर्ती भरत ने विधि पूर्वक चक्र रत्न की पूजा की और फिर पुत्र उत्पत्ति का उत्सव मनाया। नगरी की सजावट की गई, अनंतर दिग्विजय के लिए उद्यत हुए। उस समय शरद ऋतु का वर्णन है इसमें। दिग्विजय के लिए उद्यत चक्रवर्ती का वर्णन है। सेना की शोभा का वर्णन है। और फिर पूर्व दिशा में प्रयाण प्रयाण किया मतलब पूर्व दिशा की ओर गमन किया भरत चक्रवर्ती ने। और गंगा नदी का वर्णन। तो इतने सारे वर्णन इस ग्रंथ में हैं। पहले जो पर्व है उसमें तो अपन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आप और हम दोनों ही लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि जिनवाणी है और हम सभी को उसका स्वाध्याय करना है तो आइए पढ़ते हैं। अपन लोगों ने पहले पर्व में बहुत सारी बातें पढ़ ली थी। आचार्य महाराज ने जो बताई थी कि भगवान आदिनाथ के समर्थन के मुख्य श्रोता भरत चक्रवर्ती थे। पहले गणधर ऋषभदेव गणधर थे और भरत चक्रवर्ती समुद्र में होकर के आ गए हैं। और आ करके उनको एक साथ 3 समाचार प्राप्त हुए थे भरत चक्रवर्ती को। अपन लोगों ने पिछले जो भाग 1 है उसमें पढ़ा था कि केवल ज्ञान की प्राप्ति का, दूसरा उनके आयुशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ था और तीसरा अपन ने सुना था कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 3 समाचार एक साथ प्राप्त हुए थे। आप लोगों को याद हो पहले भाग में अपन लोगों ने ये 3 समाचार सुने थे। तो भरत चक्रवर्ती शंका में पड़ गए थे कि इन तीनों में से पहले कौन सा काम किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले भगवान की केवल ज्ञान उत्पत्ति अर्थात उनके दर्शन के लिए जाना सुनिश्चित किया था। आप लोगों को शायद याद हो, 3 महीने पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो भगवान के समुद्र में तो होकर के आ गए हैं। अब चक्र रत्न की पूजा उन्होंने 26वें सर्ग में पर्व में प्रारंभ की है। चक्र रत्न जो उत्पन्न हुआ है उसकी उन्होंने आयुशाला में उत्पन्न हुआ है। इसकी पूजा विधि पूर्वक की और चक्र रत्न की पूजा के बदले उन्होंने अपनी पूरी सभा को, महाराज भरत ने याचक को इतना दान दिया, मांगने वालों को इतना दान दिया कि उन्होंने जीवन पर्यंत के लिए मांगना ही छोड़ दिया। भरत चक्रवर्ती ने इतना दान दिया। फिर एक प्रसंग आता है कि कौन सी ऋतु में दिग्विजय के लिए उन्होंने उद्योग किया, अर्थात कौन सा समय था, कौन सा सीजन था। बरसात थी या गर्मी थी या ठंड थी, 6 ऋतुएं होती हैं। तो उसमें शरद ऋतु का समय था, जिस शरद ऋतु में भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय के लिए प्रयाण किया था। उस समय वो निकले थे। अब आगे के कुछ पेजों में शरद ऋतु का वर्णन है, विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ पे शरद ऋतु में क्या है कैसा है सब आप लोगों को मैंने लगभग 5-7 दिन पहले इसका होमवर्क दिया था कि आप सभी को पढ़ के आना है। तो शरद ऋतु में क्या कैसा होता है, मयूर कैसे नृत्य करते हैं, वृक्ष कैसे होते हैं, लताएं कैसी होती हैं, तालाब कैसे होते हैं, पक्षी कैसे होते हैं। उस समय इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देता है। ये सारी विशेष चर्चा इसमें आगे शरद ऋतु के बारे में की गई है। पक्षी कैसे होते हैं, ये सब चर्चा इस पर्व में
विशेष रूप से आगे आगे की हुई है। आप सभी ने निश्चित रूप से स्वाध्याय किया होगा और पढ़ा होगा। हम उस चर्चा को यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, कारण ये यहाँ पे कुछ पेज डबल हो गए हैं। जैसे कि ये 6वें नंबर का पेज है, यहाँ पे 6 नंबर, फिर ये 7 नंबर पेज आया है, फिर यहाँ पे 6 नंबर पेज फिर से आ गया। तो पीडीएफ में ये कुछ पेज डबल हैं, तो उनको देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे शरद ऋतु के आने पर इस प्रकार पूरी शरद ऋतु का वर्णन के पश्चात लिखा है, इस प्रकार अत्यंत निर्मल चंद्रमा की किरण की जिसका हास्य है, ऐसी शरद ऋतु के आने पर चक्रवर्ती भरत ने चक्ररत्न आगे कर दिग्विजय के लिए उद्योग किया। अब एक प्रश्न यहाँ पे देखने को मिला, सरल सी बात है। महाराज भरत ने चांदनी से बने हुए के समान सफेद, बारीक और कोमल 2 दिव्य वस्त्रों को धारण किया था। ठीक, उस समय ऐसा नहीं था कि कोट पैंट पहनते थे या लड़ाई करने जाते थे तो वो अलग कपड़े पहनते थे, नहीं। 2 वस्त्र पहने थे, 2 दिव्य वस्त्रों का वर्णन आया, मतलब उस समय लोग धोती दुपट्टा ही पहनते थे मेरे हिसाब से। 2 वस्त्र, जो उस प्रकार के वस्त्र धोती दुपट्टा कहते हैं, या उसी से कुछ मिलते-जुलते वस्त्र, उसी प्रकार के दिव्य वस्त्रों को उन्होंने, और वो भी किस कलर के थे? व्हाइट कलर के, सफेद रंग के। ये उन्होंने इस तरीके के कपड़े पहने हुए थे। और भरतेश्वर अर्थात भरत चक्रवर्ती के वक्षस्थल, मतलब होता है छाती पर, ये कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही थी। कौन सी मणि सुशोभित हो रही थी? कौस्तुभ मणि। ये भी प्रश्न बन सकता है। ये 6 नंबर का पेज फिर से रिपीट हो गया। ये 7 नंबर का पेज फिर रिपीट होके आ गया। ये 6 फिर से रिपीट हो गया। तो पीडीएफ में कुछ पेज रिपीटेड हैं। यहाँ से 8 नंबर पेज आया है। ठीक, अब यहाँ पे भरत चक्रवर्ती की प्रशंसा लिखी हुई है इस पेज में। वो कितने सुंदर लग रहे थे, उनका शरीर कितना सुंदर था, उनकी सेना कितनी सुंदर थी, ये सारा वर्णन थोड़ा थोड़ा इसमें लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा कि उनकी सेना कैसी थी। ये प्रश्न बन सकता है कि उनकी सेना कैसी थी। तो उन्होंने सबसे पहले पैदल चलने वाले सैनिकों का समूह था सेना में। सेना में सबसे पहले पैदल चलने वाले सैनिकों का समूह था, उसके पीछे घोड़े का समूह था, उसके पीछे रथों का समूह, और उसके पीछे हाथियों का समूह था। ये आपको पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले पैदल चलने वाले सैनिक थे, उसके पीछे घोड़ों का समूह था, उसके पीछे रथ थे, उसके पीछे हाथी थे, और इस प्रकार वह सेना पताकाओं से सहित महाराज के रथ को घेरकर अनुक्रम से निकली। तो ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि सेना कैसी थी भरत चक्रवर्ती की, तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा। आगे अब वो सेना महाराज के महल से होकर के निकल रही है। चक्रवर्ती की सेना सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। ठीक, तो विशाल सेना को लेकर के भरत चक्रवर्ती निकल रहे हैं। किस नगरी से निकल रहे हैं? अयोध्या नगरी से। और उनके साथ साथ पीछे पीछे पूरी सेना नगर से निकलकर, देखो ऐसी चक्रवर्ती की वह सेना नगर से निकलकर चारों ओर फैल रही है। नगर से वह सेना निकली है। अब एक प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे पहले किस दिशा की ओर उन्होंने गमन किया? भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहले किस दिशा की ओर गमन किया? तो उन्होंने सबसे पहले पूर्व दिशा को जीतने की ओर उद्योग किया। ये प्रश्न आपका बन सकता है। सबसे पहले किस दिशा की ओर गए? तो पूर्व दिशा की ओर गए। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रयाण किया। फिर अभी पूर्व में हमने बताया था आपको, कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में पूर्व दिशा में, ठीक है, 2 वस्त्र बताए उनके, उन्होंने प्रयाण किया। और सेना में सबसे आगे क्या था? तो सबसे आगे दंड रत्न को आगे कर सेनापति सबसे आगे चल रहा था।
सबसे आगे दंड रत्न को आगे कर सबसे आगे सेनापति चल रहा था, ठीक है? ये भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे आगे सेना में कौन चल रहा था? और सबसे आगे इसमें ये लिखा है, बाकी चक्र रत्न सबसे आगे रहता है सेना के, ठीक है? ऐसे महाराज भरत ने चक्र रत्न के पीछे-पीछे जाते हुए पूर्व की ओर प्रयाण किया। सबसे आगे चक्र रत्न चलता है चक्रवर्ती का। ये भी इसमें विशेष रूप से लिखा हुआ है। और आगे जो है अब चलते हुए उन्होंने क्या-क्या रास्ते में देखा? सेना ने चलते हुए रास्ते में क्या-क्या देखा? तो वो भी इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं। कुछ आगे चलकर उन्होंने जंगलों की गोचर भूमि से चरते हुए गायों के समूह देखे। वे गायों के समूह दूध से मेहों के समान निरंतर झरते हुए दूध से अपनी समीपवर्ती भूमि को तर कर रहे थे। अर्थात गोचर भूमि मतलब जहाँ पे गायें चर रही हैं, ऐसी भूमि पे उन्होंने गायों को चरते हुए देखा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न ये बन सकता है, सेना के बाद पहले तो ये पूछ सकते हैं, सेना कैसी थी? सेना के बाद ये पूछ सकते हैं कि बताओ जाते समय उन्होंने रास्ते में क्या-क्या देखा? तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखना है। फिर उन्होंने खेत की भूमियों में फलों के भार से झुके हुए धान के उन पौधों को भी देखा, जो कि अपने जन्म देने के कारण खेतों को बड़े आदर से नमस्कार करते हुए ऐसे जान पड़ रहे थे। तो उन्होंने धान के खेत भी देखे। फिर उन्होंने कुछ स्त्रियों को भी देखा था, ठीक? वो स्त्रियाँ कैसी थी वो ऊपर लिखा हुआ है। फिर उन्होंने इस खेतों के मालिक किसानों को भी भरतेश्वर ने बड़े कौतुक के साथ देखा। तो खेत के जो मालिक हैं, कुछ खेतों के मालिकों को भी उन्होंने देखा। फिर झोपड़ियों के समीप में फल और फूलों से झुकी हुई लताओं को तथा पुत्रों से युक्त सती स्त्रियों को भी देखते हुए महाराज भरत को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तो ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब विहार करते हुए कहाँ पहुँच गए ये? तदनंतर धीर भी भरत सेना सहित कितनी ही मंजिलों द्वारा लंबा मार्ग तय कर गंगा नदी के समीप पहुँचे। ये प्रश्न बन सकता है गंगा नदी के समीप पहुँचे। किस नदी का वर्णन आया है विहार करते हुए? गंगा नदी का वर्णन आया है। वहाँ जाकर उन्होंने गंगा नदी को देखा जो कि उनकी कीर्ति के समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार उनकी कीर्ति हिमवान पर्वत को धारण की गई थी, उसी प्रकार गंगा नदी भी हिमवान पर्वत से धारण की गई थी। ये प्रश्न बन सकता है गंगा नदी कहाँ से निकली है? तो गंगा नदी हिमवान पर्वत से निकली है, ठीक है? कहाँ से निकली है? हिमवान पर्वत से। और ये गंगा नदी कहाँ तक जाती है? तो उसी प्रकार गंगा नदी भी समुद्र तक गमन करने वाली है। हिमवन पर्वत से निकली है, हिमवान पर्वत से निकली है और समुद्र में जाकर के मिल जाती है। ये नदी क्या कभी खत्म होने वाली है? नहीं, ये नदी तो कल्पांत काल तक टिकने वाली है। जब तक ये धरती है, सृष्टि है, तब तक ये नदी भी सदा रहने वाली है। ये गंगा नदी ये वाली गंगा नदी नहीं है जो अपने यहाँ पास में बहती है। ये दूसरी गंगा नदी है, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिदास ये वाली जो नदियाँ हैं, उसकी गंगा नदी की बात यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे गंगा नदी का सुंदर वर्णन इन्होंने किया है, कि वो गंगा नदी कैसी है, ठीक है? अब और आगे थोड़ा-सा चलते हैं, तो वो गंगा नदी हिमवान पर्वत में कहाँ से निकली है? तो वो कह रहे हैं कि वह गंगा नदी हिमवान पर्वत पे भी पद्म नाम के सरोवर से उत्पन्न हुई थी। ठीक, ये तो अपन लोगों ने वैसे दूसरे ग्रंथों में पढ़ा है, तत्वार्थ जी में भी आया है कि वह गंगा नदी कहाँ से निकली है? तो हिमवन पर्वत में पहाड़ के ऊपर तालाब बने हुए हैं, ठीक? तो तालाब में ऊपर तालाब का नाम है पद्म नाम का सरोवर। तो वहाँ उस तालाब से ये निकली है गंगा नदी।
ठीक है? तो ये प्रश्न आपका बन सकता है कि हिमवान पर्वत के पद्म नाम के सरोवर से यह गंगा नदी निकली है। जिस प्रकार भरत की सेना बलियार्द पर्वत के तट पर आक्रमण करने से प्रशंसा को प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार नदी भी विजयार्द पर्वत के तट पर आक्रमण करने से प्रशंसा को प्राप्त हुई है। ठीक, विजयार्द पर्वत के पास जब भरत चक्रवर्ती पहुंचे, तो गंगा नदी भी विजयार्द पर्वत के तट से आक्रमण करने के प्रयास अर्थात वह गंगा नदी विजयार्द पर्वत के तट को आक्रांत करती हुई वहां से निकली है। विजयार्द पर्वत के पास से वह गंगा नदी निकली है। इस लाइन का इतना मतलब है। विजयार्द पर्वत के पास भरत चक्रवर्ती पहुंचे थे अपनी दिग्विजय यात्रा के समय, तो विजयार्द पर्वत के तट को भी वह गंगा नदी आक्रांत करती है। तो इस तरीके से इतनी बातें इस पहले पर्व में जो जानने योग्य थी वो हमने पढ़ी और पढ़ करके आप लोगों को बताई। इधर ये आपका पहला पर्व समाप्त हो रहा है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी। चलिए, और भी कोई विशेष बात किसी को इस पर्व में पढ़ने के लिए आई हो तो आप मुझे सभी लोगों को अभी मैं ऑन करूँगा जब माइक, तो आप सभी लोगों को ज़रूर बताएँ कि कोई विशेष बात आपके पढ़ने में आई हो। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पहला पर्व समाप्त हुआ और विशेष रूप से जिसको पढ़ने की इच्छा हो रही हो भैया ने तो जल्दी-जल्दी 5 मिनट में खत्म कर दिया। 5 मिनट नहीं 20 मिनट पढ़ा है पूरा, आप लोगों को बताने के लिए और इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे हम अभी। तो और विशेष जिनको पढ़ना हो वो पूरा लाइन बाय लाइन आप लोग तो पढ़ें ही, मेरा तो ये कहना है पूरी लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ें। चलिए, आज के लिए आदि पुराण जी में इतना ही।